नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी पाठ तीसरा श्रम साधना इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, श्रम साधना इस पाठ पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। छात्रों, देखते हैं परिचित क्रमांक पहला कहाँ है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 58 पर है। परिचय शुरू होता है गुलामी की प्रथा यहाँ से लेकर मनुष्य का शरीर श्रम यहाँ तक। छात्रों, किताब में देखिए पुस्तक क्रमांक 58 पर देखिए 58 पर। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है। गुलामी, गुलामी का मतलब होता है दासता, पराधीनता। दूसरा शब्द है तत्ववेत्ता, मतलब तत्वज्ञ, दार्शनिक। प्रथा, रिवाज, रीति। हित, कल्याण, भलाई। न्यायोचित मतलब जो न्याय उचित हो, न्यायता के लिए उचित हो ऐसा। हुकूमत मतलब शासन। घनघोर, बहुत घना। स्वामित्व, मालिकाना। यातना, अति कष्ट, पीड़ा। प्राथमिक मतलब प्रारंभिक। छात्रों, परिचित पहले पर कुछ कृतियां हैं, वो हमें हल करनी है। तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ कृति पहली आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। क्या पूछा इसमें? दो प्रथाएं जो समाप्त हो गई है। कौन सी दो प्रथाएं समाप्त हो गई है? पहली है गुलामी की प्रथा और दूसरी है राज प्रथा। तो कैसा उत्तर लिखोगे आप? इस तरह से, दो प्रथाएं जो समाप्त हो गई है, गुलामी की प्रथा और राज प्रथा। प्रश्न है दूसरा, स्वाध्याय के लिए दिए गए उत्तर लिखिए। प्रश्न को कृति स्वरूप में दिया गया है, जरा देखिए। गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए ये हुआ। क्या हुआ? गुलामी की प्रथा खत्म करने के लिए क्या हुआ? सबसे पहले विवेक जागृत हुआ। विवेक मतलब विचार, बुद्धि, ज्ञान जागृत हुआ। और दूसरा, लोगों में युद्ध हुए, फिर गुलामी की प्रथा खत्म हो गई। उत्तर कैसे लिखोगे आप? इस तरह से, गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए ये हुआ, विवेक जागृत हुआ, लोगों में युद्ध हुए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इस तरह मिटी राजप्रथा। राजप्रथा कैसे मिटी? राजप्रथा घनघोर युद्ध हुए और मिटी। सदियों तक झगड़े चले रहे और फिर मिटी। इसलिए उत्तर कैसे लिखोगे आप? इस तरह से, इस तरह मिटी राजप्रथा, घनघोर युद्ध हुए, सदियों तक झगड़े चले। कृति क्रमांक दूसरी, ये भी आकलन कृति। छात्रों, संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछ जाएगा। तो आमतौर पर जिन्हें माना जाता है संपत्ति, संपत्ति किसे मानते हैं आमतौर पर? हाँ, रुपया, नोट, सोना मतलब सिक्का, चांदी सिक्का, इसे माना जाता है। तो आपको उत्तर लिखना है ऐसा। कैसा लिखोगे आप उत्तर? रुपया, नोट, सोना, चांदी, इस तरह से जो चीजें हैं उसे आमतौर पर संपत्ति माना जाता है। दूसरा प्रश्न है छात्रों, संपत्ति के दो मुख्य साधन। संपत्ति के दो मुख्य साधन कौन से हैं? संपत्ति के मुख्य दो साधन कौन से हैं? तो यहां संपत्ति के, इसके पहले एक प्रश्न बाकी है, वो हमें पूरा करना है। लेखक के मतानुसार संपत्ति, लेखक संपत्ति किसे मानते हैं? तो पहला, मनुष्य के उपयोग में आने वाले वे चीजें जिनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, वे लेखक के मतानुसार संपत्ति है। और दूसरी, मनुष्य के उपयोग में आने वाली वे चीजें जो उसके सुख सुविधा और आराम के लिए होती है, वे। इसलिए उत्तर कैसे लिखोगे आप? इस तरह से, लेखक के मतानुसार संपत्ति, मनुष्य के उपयोग में आने वाली वो चीजें जिनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। दूसरा, मनुष्य के उपयोग में आने वाली वे चीजें जो उसके सुख सुविधा और आराम के लिए होती हैं। प्रश्न दूसरे में दूसरा प्रश्न है, कौन सा है? देखिए, प्रश्न दूसरे में दूसरा, संपत्ति के मुख्य दो साधन। संपत्ति के मुख्य दो साधन कौन से? कहां कहां संपत्ति प्राप्त होती है? तो सबसे पहले सृष्टि के द्रव्य, सृष्टि की प्राकृतिक जो कुछ धन दौलत है वो, इसलिए उसे कहते हैं सृष्टि के द्रव्य। और दूसरे मुख्य साधन दूसरा कौन सा है? मनुष्य का शरीर श्रम। शरीर श्रम के बिना संपत्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए उत्तर आप कैसे लिखोगे? इस तरह से, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर श्रम। प्रश्न क्रमांक तीसरा, और वो है, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं।
कौन सी है? एक यहाँ पर दिया है मकान, तो दो कौन सी और? अन्न, वस्त्र और मकान, ये तीनों हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है, अन्न, वस्त्र और मकान। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी है, परिच्छेद क्रमांक पहले पर कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। कौन सी कृति है? शब्द संपदा। शब्दों पहला प्रश्न उसमें, शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रथा, प्रथा का मतलब क्या होता है? रिवाज। युद्ध, युद्ध के लिए लड़ाई। हुकूमत, हुकूमत के लिए क्या शब्द हैं? शासन। गुलामी मतलब दास्ता, पराधीनता। इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। प्रथा, रिवाज, युद्ध, लड़ाई, हुकूमत, शासन, गुलामी, दास्ता। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यहां पर आपको विपरीत अर्थ के शब्द लिखिए या विलोम अर्थ के शब्द लिखिए, ऐसा पूछा जा सकता है। जिंदा, जिंदा का मतलब है मुर्दा, विरुद्धार्थ कौन सा होता है? मुर्दा। अनेक, अनेक के विरुद्ध एक। प्राकृतिक, प्राकृतिक के विरुद्ध कृत्रिम। बादशाह, बादशाह के विरुद्ध भिखारी। यह देखिए उत्तर, उत्तर में भी प्रश्न क्रमांक दूसरा में लिखा हुआ है। कृति क्रमांक चौथी है, स्वमत अभिव्यक्ति। राजाओं और बादशाहों का राज के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहां उदाहरण के तौर पर दिया हुआ उत्तर है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। देखते हैं उत्तर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे देश में छोटी बड़ी अनेक रियासतें थी। राजा, बादशाह और तालुकेदार इन रियासतों के मालिक थे। इनके राज्य में रहने वाली जनता इनकी प्रजा कहलाती थी। राजा और बादशाह जनता से तरह तरह के कर वसूल करते थे और कर अदा न कर पाने पर जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। एक तरह से जनता को ये अपना गुलाम समझते थे और उनका शोषण करने में जरा भी नहीं झिझकते थे। जनता इनसे त्रस्त थी, परेशान थी। इसके अलावा ये राजा और बादशाह अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते भिड़ते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा कर जनता में लूटपाट क्या करते। असहाय जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। आजादी मिलने के बाद इन छोटी मोटी रियासतों को खत्म कर भारत संघ में मिला लिया गया। इसके बाद इन राजाओं और बादशाहों का राज खत्म हो गया। इसके साथ ही समाप्त हो गया जनता पर इनका अत्याचार। फिर तो प्रजातंत्र में न कोई किसी का राजा रहा, न कोई किसी की प्रजा। सबको समान अधिकार उपलब्ध हो गए। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा कहां से शुरू होता है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 59 पर है। कहां से शुरू होता है? 59 पर। संपत्ति के स्वामित्व यहां से शुरू होता है, कोई मर्यादा नहीं यहां तक। जरा पुस्तक में ढूंढिए कहाँ है, तो उसे ध्यान से पढ़िए। और हाँ, उस पर आधारित कुछ कृतियां हैं, वो आपको हल करनी है। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो। उत्पादित, उत्पन्न किया हुआ। श्रमजीवी, शारीरिक मेहनत के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला। व्यवसाय मतलब व्यापार, कारोबार। बुद्धिजीवी, बुद्धि से जीविका चलाने वाले या दिमाग की काम करने वाले जो होते हो। भरण पोषण, पालन पोषण, निर्वाह, गुजारा। उद्योगपति मतलब उद्यमी, उद्योग करने वाले या उद्योग चलाने वाले जो होते हो। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी पर हमें कुछ कृतियां हल करनी है। इस परिच्छेद पर निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। तो पहला संजाल है, श्रमजीवियों का जीवन कैसा होता है? श्रमजीवियों का जीवन कैसा होता है? जरा ध्यान से देखिए। श्रमजीवियों का जीवन होता है इस तरह से, शारीरिक श्रम करना, आमदनी कम होना, समाज में प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। इस तरह से उनका जीवन होता है। दूसरा प्रश्न छात्रों, बुद्धिजीवियों का जीवन। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बुद्धि के बल पर अपना गुजारा करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? तो जीवन है बुद्धिजीवियों का बौद्धिक काम करना, अच्छी आमदनी करना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती उन्हें, आरामदेह जीवन होता है। तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? तीसरा वर्ग, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें व्यवसायों के दो वर्ग हैं। व्यवसायों के दो वर्ग हैं। कौन कौन से व्यवसाय के दो वर्ग? तो वो है व्यवसाय के दो वर्ग, एक है श्रमजीवियों के व्यवसाय और बुद्धिजीवियों के व्यवसाय।
प्रश्न क्रमांक तीसरा है, तुलना कीजिए। क्या? तुलना कीजिए। एक है बुद्धिजीवी, दूसरी है श्रमजीवी। तो आप जरा यहाँ पर तुलना लिख दीजिए। तो तुलना कैसी होगी? इस तरह से। बुद्धिजीवी का पहला मुद्दा होगा बौद्धिक काम करना, इनका काम है। श्रमजीवी का शारीरिक श्रम करना, ये उनका काम। दूसरा भेद, दूसरा अंतर है अधिक आमदनी। बुद्धिजीवियों की आमदनी कैसी होती है? अधिक आमदनी, प्रतिष्ठितों, सुखमय जीवन। श्रमजीवियों के लिए आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं और कष्टमय जीवन, ऐसा उनमें भेद है। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। जो संपत्ति का निर्माण करते हैं वे कौन है? क्या कहते हैं उन्हें? संपत्ति का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। कौन होते हैं? मजदूर। धन इकट्ठा होता है इनके पास, किनके पास होता है? व्यवस्था करने वाले के पास। नियोजन, स्थापन जो होता है वो व्यवस्था करने वाले के पास धन इकट्ठा होता है। और तीसरा है बौद्धिक काम से अपना भरण पोषण करने वाले। कौन कौन है? मंत्री, राज के राज्य कर्मचारी, क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि। और अगला प्रश्न है शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले लोग कौन से? किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार। राज का मतलब गवंडी, जो मकान बनवाते हो। उत्तर कैसे होंगे छात्रों? जरा देखिए। जो संपत्ति का निर्माण करते हुए मजदूर, धन इकट्ठा होता है वे व्यवस्था करने वाले, बौद्धिक काम से अपना भरण पोषण करने वाले, मंत्री, राज के कर्मचारी, क्लर्क, न्यायाधीश, वकील या डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले लोग कौन से? किसान, मजदूर, बढ़ई, राज और लोहार। प्रश्न क्रमांक अगला है दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न? आकृति पूर्ण कीजिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए नियम। व्यापारियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए कौन से नियम बनाए गए या कौन से बताए गए हैं इसमें? तो वो नियम कौन से हैं? खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो, ये उनके लिए नियम बताए गए हैं। अगला प्रश्न है छात्रों, दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द अन्न और दूसरा है श्रमजीवियों पर। तो कैसा होगा प्रश्न? वर्ष भर मेहनत कर किसान क्या पैदा करता है? अन्न। अर्थात आपको उत्तर लिखना नहीं है, आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है? श्रमजीवियों पर। इसके लिए प्रश्न कौन सा बनाया? बुद्धिजीवियों का जीवन किन लोगों पर आधारित है? अर्थात श्रमजीवियों पर आधारित है। छात्रों प्रश्न क्रमांक तीसरा, कृति तीसरी, शब्द संपदा परिचित में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। दो एक जैसे शब्द होकर उनके बीच में संयोग चिन्ह होता है, वो शब्द युग्म होते हैं। जैसे यहाँ परिचित में कौन कौन शब्द आए? ये देखिए, लेन देन, ये शब्द युग्म है। राजकाज, ऊंचे ऊंचे, भरण पोषण, ये सभी शब्दों के दोनों के बीच में क्या है? संयोग चिन्ह है। अगला प्रश्न छात्रों, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। इसलिए विपरीत अर्थ के विलोम शब्द ऐसा पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष, उसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विरोधी क्या होता है? अप्रत्यक्ष। धनवान, निर्धन, ऊंचा, नीचा, दुर्भाग्य, सौभाग्य। छात्रों कृति क्रमांक चौथी, स्वमत अभिव्यक्ति, शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम। पुराने जमाने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, इसलिए लोगों को शारीरिक श्रम का ही सहारा था। वे जीवन यापन के लिए छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर चला लेते थे। शिक्षा की समुचित व्यवस्था को जाने के बाद पढ़े लिखे लोगों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि हो गई है। हर शिक्षित व्यक्ति चाहता है कि उसे ऐसी नौकरी मिले जिसमें उसे शारीरिक श्रम न करना पड़े। शारीरिक श्रम वाला काम कोई करना नहीं चाहता, इसलिए देश में लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं। ये लोगों के शारीरिक श्रम से परहेज रखने का परिणाम है। लोगों को शारीरिक श्रम का महत्व समझना जरूरी है। बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती है, पर उनका कार्यान्वयन करने के लिए शारीरिक श्रम की ही आवश्यकता होती है। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण केवल शारीरिक श्रम से ही हो सकता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझते हैं वे शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं।
अनेक पढ़े लिखे लोग अपना व्यवसाय और छोटा मोटा काम शुरू करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बौद्धिक श्रम के साथ शारीरिक श्रम उनका साथ दे रहा है। से रोजगार के द्वारा वे स्वयं भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। छात्रों, कृति क्रमांक मतलब परिचित क्रमांक तीसरा, कृति नहीं, परिचित क्रमांक तीसरा कहाँ से शुरू होता है? परिचित क्रमांक पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 60 पर है। कहाँ शुरू होता है? मनुष्य समाज में, यहां से तो निर्वाह चल सके यहां तक। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। नगण्य, जो गणना में न आ सके ऐसे। तुच्छ, कृतज्ञ मतलब नेकी, उपकार मानने वाला, एहसानमंद, उसे कहते हैं कृतज्ञ। संग्रहित मतलब एकत्रित। अल्पतम बहुत कम। कर्तव्य, जिसे करना उचित हो उसे कहते हैं कर्तव्य। रंज मतलब दुख शोक। बुनियादी आरंभिक। विषमता असमता मतलब अंतर। शोषण अनुचित लाभ अनुचित व्यवहार। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां हल करी हैं। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला प्रश्न है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। शिक्षालयों के खर्च के स्रोत। शिक्षालयों के जो खर्च होता है वो कहां से शुरू होता है? तो शुरू होता है सरकार द्वारा टैक्स के रूप में वसूल किए गए पैसे, यहां से, या दानी लोगों की कृपा से प्राप्त धन, इससे होता है। अगला प्रश्न छात्रों, व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? विद्यालय से, अपने साथियों, समाज से होती है। इसलिए उत्तर कैसा लिखना है आपको? व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है, विद्यालय से प्राप्त होती है। व्यापार सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे अभी नए नए कोर्स, अध्यापन की एक रीति आ गई है। अपने साथियों और समाज से भी होता है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कौन सा है? समाज की कृपा से योग्यता प्राप्त मनुष्यों का कर्तव्य। समाज की कृपा से योग्यता प्राप्त मनुष्यों का कर्तव्य कौन सा है? तो ये कर्तव्य है समाज को अधिक से अधिक देना चाहिए और समाज से कम लेना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का परिणाम क्या है? वो परिणाम ये है, कौन सा? समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का परिणाम शोषण होना, यह परिणाम है। दूसरा है अशांति होना। प्रश्न क्रमांक दूसरा वो है गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। गांधी जी ने कौन से 2 सूत्र बताए हैं? जरा समझाइए, बताइए, परिचित में ढूंढिए। हाँ, पहला पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना, 4 घंटे शरीर श्रम करना, और दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग, और 4 घंटे बौद्धिक काम, ये जरूरी है। छात्रों, अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वो शिक्षालय के खर्च के लिए पर्याप्त होता है। असत्य वो नगण्य होती है, इसलिए वाक्य कैसा है? असत्य। आपको क्या करना है? असत्य लिखना है। वाक्य लिखना है, वाक्य के आगे लिखना है, ठीक है। दूसरा वाक्य है विद्यार्थी को समाज का कृतज्ञ होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जो पैसे विद्यालय को या किसी ट्रस्ट को दिए जाते हैं तो वो बड़े लोगों से या सरकार जनता के टैक्स जमा करते हैं, उससे होता है, इसलिए समाज का कृतज्ञ होना ही चाहिए विद्यार्थियों को। तीसरा वाक्य है समाज में आर्थिक सामाजिक विषमताएं मिटाने के लिए अनेक योजनाएं बनी। ये वाक्य सत्य है। कैसा है वाक्य? सत्य। चौथा वाक्य है अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा हिस्सा अधिकतम है। बिल्कुल गलत। मतलब ये वाक्य कैसा है? असत्य। हमारी योग्यता बनाने के लिए समाज का हिस्सा अधिकतम है। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आम, आम का मतलब क्या है? साधारण। आम का मतलब होता है साधारण, सामान्य। श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। हिस्सा मतलब भाग। जगत मतलब संसार, जहां, दुनिया। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों
में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? मूल शब्द के अंत में कुछ वर्ण या शब्दांश जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो मूल शब्द कौन सा है? समझ लीजिए शब्द में योग्यता। तो योग्य ये क्या है? मूल शब्द है। और उसे ता ये क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। यहां उत्तर में भी देखिए आप। अल्पतम मूल शब्द क्या है? अल्प, और उसे प्रत्यय क्या लगा है? तम। बुनियादी इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है? बुनियाद, और उसे प्रत्यय लगा है ई। दूसरी ई, बड़ी ई, ये प्रत्यय लगा है, ई की मात्रा। अगला शब्द है सामाजिक। मूल शब्द है समाज, और उसे प्रत्यय लगा है इक। छात्रों, कृति क्रमांक 34 स्वमत अभिव्यक्ति। समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इतनी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता? यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान तथा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। छात्रों, परिचित क्रमांक 4 कहाँ से शुरू होता है? कहाँ है? हाँ, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 61 पर है। कहाँ शुरू होता है? आजीविका की। देखिए किताब में यहां से शुरू है, कहाँ तक? मदद मिले यहां तक। इस परिचित पर आधारित कुछ कृति या कुछ कठिन शब्दार्थ है। पहला है आजीविका। आजीविका का मतलब है रोजी, रोजगार। आशय, आशय का क्या अर्थ होता है? अर्थ, मतलब। अर्थशास्त्री मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञाता। अर्थशास्त्र में जो ज्ञानी होता है उसे कहते हैं अर्थशास्त्री। नैतिक मतलब नीति संबंधी। स्वार्थ वृत्ति मतलब स्वार्थ की भावना। स्पर्धा, प्रतियोगिता। मानवोचित, मानव के विचार से उचित। छात्रों, इस परिषद पर आधारित कृतियां हल करनी है। प्रश्न है, निम्नलिखित परिषद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न है पहला, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। कौन सा है प्रश्न? आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में बताई गई शरीर श्रम वाली 2 वस्तुएं कौन सी है? तो वो 2 वस्तुएं हैं आजीविका की साधन सामग्री और पैसे के बल पर सामग्री खरीदने वाले पैसे की जड़। ये 2 वस्तुएं हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है छात्रों, कौन सा है? परिच्छेद में आए 2 यज्ञों के नाम। 2 यज्ञों के नाम परिच्छेद में आए हैं। जो कौन से, जरा बताइए, ढूंढिए, बहुत आसान है। परिच्छेद में आए 2 यज्ञों के नाम है, कौन सा? संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ। तीसरा प्रश्न छात्रों, और वो है दान से ये कार्य बनते। दान से कौन से कार्य बनते? अस्पताल बनते, विद्यालय बनते। क्या बनते हैं? अस्पताल और विद्यालय। आकलन कृति दूसरी, आकृति पूर्ण कीजिए। संपत्ति समाज में फैली रहने से ये लाभ होंगे। अगर संपत्ति समाज में फैल गई तो क्या लाभ होगा? अर्थात लाभ क्या होगा? सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर काम आसानी से चलने लगेंगे। लाभ लेने वाले लोग सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे, याचक की तरह नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 है छात्रों। दूसरा प्रश्न क्या है? वो है आकृति पूर्ण कीजिए। कौन सा है? आकृति पूर्ण कीजिए। तो आपको आकृति पूर्ण करने के लिए यहाँ आकृति पूर्ण की हुई यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन की प्रेरणा के लिए ये करना चाहिए। तो आपको आकृति पूर्ण यहाँ पर कर दी है। तो कैसा होगा?
व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे तभी। दूसरा प्रश्न है, पूंजी के बारे में अनुभव ये बताता है। पूंजी यानी कि भांडवल। पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। लेखक के अनुसार स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ का अर्थ है परार्थ की हानि, मतलब दूसरों की हानि। चौथा प्रश्न है, समाज पर वृत्ति के बल पर ऊंचा उठ सकता है कौन? परोपकार की वृत्ति। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, वो है परिच्छेद के वाक्यों को उचित क्रम से लिखिए। यहाँ 4 वाक्य आपको दे हैं, ये 4 वाक्य परिच्छेद में हैं, लेकिन उनका क्रम बदल दिया है। तो आपको परिच्छेद पढ़ते रहना है। पढ़ते पढ़ते जो चारों में से पहला आएगा वाक्य उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। परिच्छेद पढ़ते रहिए, जो 2 नंबर पे आएगा पहले के बाद में उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए चारों में से। और हाँ, परिच्छेद पढ़ते ही रहिए और जो दूसरे के बाद जो वाक्य आएगा उसे 3 नंबर पर लिखिए और जो बचा है उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। या परिच्छेद पढ़ते रहिए, सबसे बाद में अंत में जो वाक्य आएगा चारों में से वो नंबर 4 पर लिख दीजिए। 3 का क्रम कैसा छात्रों? इस तरह से। पहला वाक्य है, आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम के बिना हो ही नहीं सकती। यह परिच्छेद में पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य आया है उसके बाद में, बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता। और इसके बाद में परिच्छेद में वाक्य है, नैतिक दृष्टि से स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। पोषण करना योग्य नहीं है। और अंत में जो बचा है वाक्य चारों में से, या परिच्छेद में अंतिम बार जो वाक्य आया है, अंतिम समय जो आया है, वो वाक्य है, देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। छात्रों, प्रश्न क्रमांक 4 और वो है, उत्तर लिखिए। कल्याणकारी राज्य का अर्थ, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है, कल्याणकारी राज्य का अर्थ सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद किया जाना, वो कल्याणकारी राज्य होता है। छात्रों, कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। कौन सा है? शब्द संपदा। इसमें क्या पूछा है जरा देखिए तो। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए परिच्छेद से चुनकर एक एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला वाक्य कौन सा है? वो दौलत जो किसी के अधिकार में हो और जो खरीदी या बेची जा सकती हो, उसके लिए कौन सा शब्द आया है? तो शब्द आया है संपत्ति। कौन सा शब्द आया है? संपत्ति। दूसरा है वाक्य, दूसरों के उपकार या भलाई का काम, उसे क्या कहते हैं? परोपकार कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकार। क्या कहते हैं? परोपकार। तीसरा वाक्य छात्रों, ऐसी बात जिसमें केवल अपना हित हो, उसे क्या कहेंगे? अर्थात स्वार्थ। क्या कहते हैं उसे? स्वार्थ। और चौथा वाक्य है छात्रों, वह धन जिससे कोई व्यवस्था आरंभ किया गया हो, मतलब पूंजी मतलब भांडवल। छात्रों, अगला प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्दों के लिए आपको यहां पर शब्द दिया है। थोड़ा, थोड़ा कृत क्या हो गया? बहुत। दोषपूर्ण, निर्दोष। योग्य, अयोग्य। गरीबी, अमीरी। ऐसे आपको यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? योग्य, अयोग्य, गरीबी, अमीरी, थोड़ा, बहुत, दोषपूर्ण, निर्दोष। छात्र, कृति क्रमांक 4 सोमत अभिव्यक्ति। मेवे फलते श्रम की डाल विषय पर अपनी लिखित अभिव्यक्ति दीजिए। श्रम 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम और दूसरा बौद्धिक श्रम। दोनों प्रकार के श्रम का अपनी अपनी जगह महत्व है। श्रम को सदा महत्व दिया गया है। श्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करके अपना भरण पोषण करता है और शान से रहता है। जो श्रम करता है वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वो अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाता है। मेहनत की जिंदगी सच्ची जिंदगी है। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। वो सामने जैसा भी काम करता है उसे लगन और मेहनत से पूरा करता है। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, इंजीनियर, किसान, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति में श्रम का ही हाथ होता है।
हमें याद रखना चाहिए कि श्रम कभी बेकार नहीं होता। ईमानदारी से किए गए श्रम का तुरंत लाभ भले ही न मिले, पर कभी न कभी श्रम का फल मिलकर रहता है। श्रम करने वाले की मेवा का स्वाद चखते हैं। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 5 कहाँ से शुरू होता है, कहाँ है? ये परिच्छेद क्रमांक 5 जो है वो है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 62 पर है। शुरू होता है हमारी सामाजिक, यहां से लेकर ऐसी हम श्रद्धा रखे यहां तक। तो छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। हीन दृष्टि मतलब हीनता की नजर, लाचारी मतलब व्यवस्था, मजबूरी, वृत्ति मन की अवस्था, प्रतिष्ठा सम्मान मान मर्यादा, प्रीति प्यार लगाव, कर्तव्यपरायण कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, क्रांति स्थिति में भारी फेरबदल, पूर्ण परिवर्तन, उत्पादक उत्पन्न करने वाला। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित हमें कुछ कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, जो परिच्छेद है पृष्ठ क्रमांक 62 पर हमारी सामाजिक से लेकर ऐसी हम श्रद्धा रखें यहां तक, यह परिच्छेद आप पुस्तक में ध्यान से पढ़िए और इस पर जो कृतियां उसे हल कीजिए। कृति है पहली, आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। सामाजिक विचारधारा में श्रम के बारे में बड़ा दोष है। कौन सा दोष है, क्या है? तो है सामाजिक विचारधारा में श्रम के बारे में बड़ा दोष है शरीर श्रम से परहेज करना। दूसरा है शरीर श्रम करने वालों को हीन दर्जे से मानना। और तीसरा, शरीर श्रम को हीन दृष्टि से देखना। अगला प्रश्न छात्रों, शरीर श्रम की व्यवस्था कैसी है? शरीर श्रम की व्यवस्था है धनिक पैसों के बल पर नौकरों से शरीर श्रम करवा लेता है और गरीब भूख की लाचारी में शरीर श्रम करते हैं। छात्रों, प्रश्न क्रमांक अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, शरीर श्रम के लिए क्या जरूरी है? शरीर श्रम के लिए क्या जरूरी है, जरा देखिए। तो शरीर श्रम के लिए जरूरी है दिल में प्रीति होना। क्या होना? दिल में प्रीति होना मतलब प्यार होना, शरीर श्रम करने के लिए लगाव होना। दूसरा प्रश्न है, आपको उत्तर लिखना है, श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने किसके हाथ है? श्रम की प्रतिष्ठा कौन बढ़ा सकता है? श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना श्रमिक के हाथ में। किसके हाथ में? श्रमिक के हाथ में। छात्रों, यहां प्रश्न है आकृति पूर्ण, आकलन कृति है तो आकृति पूर्ण कीजिए। पहली है, गांधी जी की मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्पादक श्रम। दूसरा है, आप कुछ समय के लिए जगत के सामने दया की जगह ये विचार आया। कौन सा? समता का। तीसरा है, महात्मा जी द्वारा दी गई प्रसिद्ध विचारधारा कौन सी है? अहिंसा। और चौथा प्रश्न है, अहिंसा के मार्ग से ये प्रश्न हल हो सकता है। कौन सा? विषमता का। तो आप उत्तर कैसा लिखोगे? इस तरह से, गांधी जी के मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को यह करना चाहिए उत्पादक श्रम, अब कुछ समय के जगत के सामने दया की जगह ये विचार आया है समता का। महात्मा जी द्वारा दी गई प्रसिद्ध विचारधारा है अहिंसा। अहिंसा के मार्ग से यह प्रश्न हल हो सकता है विषमता का। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाइए। यहाँ उत्तर दिए हैं, आपको उस उत्तर का प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न तैयार करना है। तो पहला है, गांधी जी ने श्रम और श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लेकर को लोक चेतना का माध्यम बनाया। तो प्रश्न कैसा बनेगा? गांधी जी ने किन बातों की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया? दूसरा वाक्य है, उत्तर है यहां दिया, आपको प्रश्न करना है, कानून से मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सकता। तो आपको प्रश्न निर्माण करना है, कानून से किन गुणों का विकास नहीं हो सकता? मानवोचित गुणों का। प्रश्न मतलब तीसरा उत्तर यहां पर दिया, उसका आपका प्रश्न करना है, अहिंसा के प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर सकते हैं। तो प्रश्न कैसा होगा, उत्तर कैसा होगा उसका? उत्तर मतलब आपको प्रश्न निर्माण करना है, किसके प्रभाव का अनुभव हम कर सकते हैं। चौथा अंतिम प्रश्न है, आर्थिक सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। ये कैसा होगा? प्रश्न कैसा होगा इसका?
आर्थिक सामाजिक समता का प्रश्न किस मार्ग से सुलझेगा? छात्रों, कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर या वचन पहचान कर लिखिए। वचन पहचान कर लिखिए। बच्चा, बच्चा शब्द अगर एक वचन है आपको बहुवचन करना है, बच्चा अगर बहुवचन है तो आपको एक वचन करना है। ठीक है, बच्चा ये शब्द क्या है? तो यहां आपको पहचानना है। क्या करना है? वचन नहीं लिखना, खाली पहचाना। बच्चा ये शब्द क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? बच्चे होता तो बहुवचन होता है, यहाँ बच्चा एक वचन है, आपको लिखना है खाली एक वचन। विषमताएं, ये क्या है? विषमताएं अनेक है ना, इसलिए बहुवचन शब्द है वो। पैसे, पैसा होता तो एक वचन होता है, ये पैसे बहुवचन है। धनिक एक वचन है। अगला प्रश्न छात्रों, पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। इसमें इक प्रत्यय लगा है, सामाजिक, प्राकृतिक, ऐसे जो होते ओ आपको प्रत्ययुक्त पहचानना है। कौन से वो? याद देखिए, प्राथमिक, प्राकृतिक, बौद्धिक और आर्थिक, सामाजिक, श्रमिक, ऐसे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित एक प्रयुक्त शब्दों को स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको वाक्य बनाना है, उसमें आर्थिक ये जो शब्द है इक वाला, अर्थ उसे इक लगा दिया, आर्थिक हो गया। प्रकृति उसके इक लगा, प्राकृतिक हो गया। श्रम उसे इक लगा, श्रमिक हो गया। समाज उसे इक लगा दिया, सामाजिक हो गया। इन शब्दों को वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो कैसा होगा वाक्य देखिए, किसानों की आर्थिक दशा, आर्थिक, आर्थिक ये शब्द जो इसे अधोरेखांकित सुधारने के लिए कुछ करो। दूसरा प्राकृतिक, कश्मीर की घाटी प्राकृतिक दृश्यों से भरी पड़ी है। तीसरा है श्रमिक, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का बहुत मेहनत होता है, और जो करने वाले होते हैं बहुत मेहनत होता है उनका। और चौथा शब्द है सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। छात्रों, कृति क्रमांक 34 स्वमत, कौन सा है? स्वमत। शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। शारीरिक श्रम का मतलब है मेहनत जिसमें हाथ पैर के सहयोग से काम संपन्न हो। किसान, मजदूर, कूली, ठेले वाले शारीरिक मेहनत करते हैं। वैसे हर व्यक्ति जाने अनजाने थोड़ी बहुत शारीरिक मेहनत करता ही है। अपने घर की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बाजार हाट से सामान सब्जी लाना भी श्रम ही है। कुछ शारीरिक काम करने वाले लोग धूप में खेतों में काम करते हैं, कुछ कारखानों में पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, कुछ अनाज के बोरे गाड़ियों पर ढात चढ़ाते हैं, उतारते हैं, कुछ सड़कों पर हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ते हैं, तो या खुदाई करते हैं। ये मोटा खाते और मोटा पहनते हैं पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। दूसरी ओर से वे लोग हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करते, वे पौष्टिक भोजन करते हैं, नर्म गद्देदार बिछौने पर सोते हैं, पर बीमारी के कारण उन्हें नींद नहीं आती, भोजन नहीं पचता। डॉक्टर इन्हें कम खाने और ज्यादा दवाई लेने के लिए कहते हैं। शारीरिक श्रम के अभाव में इनका जीवन कष्टप्रद बन जाता है। डॉक्टर इन्हें हाथ पैर चलाने और व्यायाम करने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों को शारीरिक श्रम करने वालों से सबक लेना चाहिए जो अपनी मेहनत के बल पर भले चंगे बहे रहते। इस प्रकार शारीरिक श्रम अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। छात्रों, संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति है। क्या है? पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम मतलब विपरीत अर्थ के, इसका अर्थ होता है विरुद्ध अर्थ के शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त है। शब्द है और उसका विरुद्ध अर्थ शब्द भी उसी में है, तो वो शब्द आपको ढूंढ कर लिखना है। तो जैसे हाड़, हाड़ के लिए विरुद्ध कौन सा है? मांस। प्रत्यक्ष, उसके लिए अप्रत्यक्ष। देश, उसके विरुद्ध कौन सा है? विदेश। हाथ पैर, स्वार्थ परार्थ, और अमीर के लिए शब्द है गरीब। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।